नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की चौथी फिल्म, जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल। वैसे तो इस सीरीज की सारी ही फिल्में एक से बढ़कर एक होती हैं, पर ये वाली ज्यादा खास इसीलिए भी है क्योंकि इसमें हमारे इंडियन एक्टर अनिल कपूर जी भी दिखाई देते हैं, जो इंडिया के हर MI फैंस के लिए इसे एक ट्रीट बना देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारे हीरो एथन को दिखाया जाता है, जो कि जेल में बंद है और उसे छुड़ाने के लिए MI5 के 2 एजेंट बेंजी और कार्टर जेल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रहे होते हैं। जैसे ही एथन अपनी सेल से बाहर आता है तो वो जेल से बाहर निकलने की जगह अपने एक दोस्त को छुड़ाने उसकी सेल में चला जाता है। दोस्तों, आपने ऐसा दोस्त देखा है कहीं? आजकल तो दोस्त अपनी गलती के लिए भी दोस्त को ही जेल में डलवा दे, लेकिन यहाँ तो ये दोस्त अपने दोस्त को बचा रहा है। खैर, ये दोनों एक सुरंग से होते हुए जेल से बाहर निकलते हैं, जहाँ एजेंट कार्टर और बेंजी इनका स्वागत करते हैं। स्वागत का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आरती की थाल लिए कोई दरवाजे पर खड़ा होगा। यहाँ कार्टर एथन की पहचान की जांच कर रही होती है, तो उल्टा एथन कार्टर से पूछता है कि अब क्या काम आ गया जिसके लिए तुमने मुझे जेल से बाहर निकाला है। तो कार्टर उसे बताती है कि उन्होंने अपने एक एजेंट को रूस के न्यूक्लियर कोड्स लाने के लिए भेजा था। उसे वो एक फाइल में वहां से लेकर आ भी रहा था, पर वो यहाँ आ पाता इससे पहले ही एक लड़की ने उस पर गोलियां चला दी और उससे उसकी फाइल छीनकर भाग गई। हमारे हाथ वो फाइल तो नहीं लगी, पर उस लड़की की फोटो जरूर है। अब हमें वो लड़की और वो फाइल दोनों चाहिए। एथन उस लड़की की फोटो देखते ही पहचान जाता है कि ये तो पेशेवर कातिल मोरो है। ये सब के बाद हम देखते हैं कि एथन अपने कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रहा होता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि न्यूक्लियर कोड्स की फाइल पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्हें क्रेमलिन शहर के पुलिस हेडक्वार्टर्स में घुसना होगा और वहां घुसने के लिए उन सबको अपना नॉर्मल गेटअप चेंज करना होगा। एथन एजेंट कार्टर और बेंजी के साथ रशियन अफसर के गेटअप में न्यूक्लियर कोड्स लेने क्रेमलिन पहुंच जाता है और वो बेंजी के साथ बहुत ही स्मार्टली पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर भी घुस जाता है। वो उस जगह देखते हैं जहां कोड्स को संभाल कर रखा गया है। वो इतना रिस्क लेकर कोड्स लेने पहुंचे होते हैं, पर वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वहां पर तो वो कोड्स है ही नहीं। वो सोच ही रहा होता है कि कोड्स यहां से कहां जा सकते हैं। तभी एथन को उस कोड को चुराने वाले का सामने से फोन आता है, जो कहता है कि हम कोबाल्ट बोल रहे हैं और एथन भैया कोड हम ही चुराए हैं और हमारे रहते हम किसी को उस कोड तक पहुंचने भी नहीं देंगे। एथन समझ जाता है कि यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल लेना चाहिए, वरना खाया पिया कुछ भी नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना वाली बात हो जाएगी कि हमने चोरी भी नहीं की और इल्जाम भी हम पर ही आ गया। वो और बेंजी वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एथन जैसे ही हेडक्वार्टर से बाहर आता है, थोड़ी दूर आता है, तो उसे बहुत तेज धमाकों की आवाज आती है। वो पलट कर देखता है तो पाता है कि हेडक्वार्टर में तो धमाका हो गया है। देखते ही देखते वहां कई धमाके होते हैं। एथन उन धमाकों से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर वो उन धमाकों की चपेट में आ ही जाता है। जब एथन की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके हाथों में तो हथकड़ी आ गई है। वो परेशान हो जाता है कि अभी अभी जेल की हथकड़ी से छूटा था और फिर से हॉस्पिटल में हथ होते हुए तारों में स्लाइड करता हुआ पुलिस अफसर के बिल्कुल नाक के नीचे से भाग निकलता है। हॉस्पिटल से भागते ही एथन वहां के सेक्रेटरी से मुलाकात करता है
इस कार मीटिंग में विलियम ब्रांडेट भी होता है। एथन सेक्रेटरी से उस चोर यानी कि कोबाल्ट के बारे में जानकारी लेता है कि आखिर ये है कौन। तब सेक्रेटरी उसे बताता है कि पहले वो रूस की मिलिट्री में ही था, पर अब वो एक गद्दार है जो देश के न्यूक्लियर कोड्स को हथियाना चाहता है ताकि अपने आप को पावरफुल साबित कर सके। वो बहुत ही सिरफिरा इंसान है और उसके हाथ ये न्यूक्लियर कोड्स तो अब लग गए हैं। अब वो लॉन्च कोड की तलाश में होगा और उसके लिए दुबई में हो रही लॉन्च कोड्स की मीटिंग में भी जरूर आएगा। वो इधर ये कह ही रहे होते हैं कि अगर कोबाल्ट को वो लॉन्च कोड्स भी मिल गए तो फिर वो देश और दुनिया में तबाही मचा देगा कि अचानक इनकी कार पे कुछ लोग गोलियां बरसा के तबाही मचा रहे होते हैं। विलियम ब्रांडेट और एथन किसी तरह उस कार से निकलकर पानी में कूदते तैरते हुए किनारे आकर खुद की जान बचा लेते हैं, पर अफसोस कि उन गोलियों से वो सेक्रेटरी बेचारा मारा जाता है। वो लोग अपनी जान बचाते आईएमएफ की एक ट्रेन में पहुंचते हैं और वहां एजेंट कार्टर और बेंजी को सारी बातें बताते हैं और न्यूक्लियर डील रोकने दुबई के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ ये मीटिंग बुर्ज खलीफा में होनी थी और लोग इस बिल्डिंग को अंदर से देखना चाहते हैं, पर यहाँ अपना हीरो एथन इसके ऊपर चढ़कर इस बिल्डिंग से लटक रहा होता है। दरअसल एथन और उसके साथी उस मीटिंग से पहले वहां पहुंचकर सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रहे होते हैं। वो रूम्स के नंबर्स बदलते हैं, एक ऐसा लेंस स्कैनर रेडी करते हैं जिसे आंखों में लगाकर उससे कोई भी कॉपी स्कैन करके एक ब्रीफ केस में प्रिंट किया जा सकता था। अब साथियों, टॉम क्रूज की फिल्म हो और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ स्टंट ना हो तो क्या भला ऐसा हो सकता है? यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। एथन बिल्डिंग के बाहर लटककर सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने में बेंजी की मदद कर रहा होता है, जिससे उनके पास उस बिल्डिंग के सारे कैमरास का एक्सेस भी आ जाता है। और तभी वो अचानक देखते हैं कि सीरियल किलर मोरो वहां आ रही है और एथन को देख भी सकती है। तो उससे पहले एथन को वहां से निकलना होगा। उसके पास लिफ्ट से आने का वक्त नहीं होता है, तो वो केबल काटकर खिड़की की ओर कूद जाता है, पर वो अंदर नहीं जा पाता और गिरने ही वाला होता है कि उसके साथी उसे बचा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि विलियम और एथन मोरो से न्यूक्लियर कोड के डीलर बनकर मीटिंग करने चले जाते हैं। कार्टर भी कोबाल्ट के आदमी से न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स के लिए मीटिंग कर रही होती है, पर इतनी तैयारी के बाद भी मोरो को समझ में आ ही जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है और वो उन्हें पहचान लेती है कि ये सब एजेंट्स हैं। बस फिर क्या था, सब आपस में एक्शन करने लग जाते हैं और एक्शन में मोरो मारी जाती है। इधर उनके एक्शन में कोबाल्ट का आदमी दोनों कोड्स लेकर भाग जाता है। हालांकि एथन उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर रेगिस्तान की आंधी में वो आदमी गायब हो जाता है। अब एथन बहुत परेशान था, पर वो हार नहीं मानने वाला था, इसीलिए वो अपने एक पुराने दोस्त से कांटेक्ट करता है और तब उससे पता चलता है कि आखिर इस न्यूक्लियर डिवाइस और लॉन्च कोड्स को कहां से ऑपरेट किया जाएगा। जब एथन परेशान होकर इन सब कामों में लगा ही होता है तो विलियम ब्रांडेट, बेंजी और कार्टर आपस में बात कर रहे होते हैं और तब ब्रांडेट उन्हें अपनी सच्चाई बताता है कि वो कोई सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि एथन की सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है और वो उसकी पत्नी जूलिया को भी जानता है, इसीलिए वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगा। कुछ वक्त बीतता है और आखिर एथन को अपने दोस्त से ये पता चल ही जाता है कि न्यूक्लियर डिवाइस को मुंबई, इंडिया से ऑपरेट किया जाने वाला है। फिर क्या था, सब निकल पड़ते हैं माया नगरी मुंबई की तरफ। सब मुंबई पहुंचते हैं और यहाँ आते ही एक 5 स्टार होटल की ग्रैंड पार्टी में दिखाई देते हैं और यहीं पर ही हमें झक्कास अनिल कपूर जी भी दिखाई देते हैं, जो कि इस 5 स्टार होटल के मालिक
ब्रजनाथ का रोल प्ले कर रहे हैं। दरअसल इनके होटल के ही बेसमेंट में न्यूक्लियर डिवाइस का कॉपर लोकेशन पता लगाने के लिए ही ये सब यहाँ पर आए होते हैं। पर वो कॉपर लोकेशन पता करने के लिए एक कोड की जरूरत है जो कि ब्रजनाथ के पास होता है। तब हम देखते हैं कि एजेंट कॉटर अपनी सुंदरता से ब्रजनाथ को रिझा रही है और धीरे धीरे ब्रजनाथ के साथ नजदीकियां भी बढ़ा रही है। वो उसके कमरे तक चली जाती है और उसे कमरे में अकेला पाकर उस पर हमला करती है और बेसमेंट के एक्सेस कोड्स हासिल कर लेती है, जिससे उन्हें न्यूक्लियर डिवाइस को ऑपरेट करने वाली जगह का कॉपर लोकेशन आखिरकार मिल ही जाता है। इधर हम देखते हैं कि रशियन मिलिट्री को एक मैसेज आता है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिव कर दे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक इस तरह का फैसला क्यों लिया गया है, पर वो अपने हेड को परमिशन के लिए कॉल करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोबाल्ट ही हेड बनकर उन्हें इस बात की परमिशन दे रहा होता है। दरअसल कोबाल्ट ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था और अब वो उसका इस्तेमाल करके देश को तबाह करना चाहता था। हायर अथॉरिटी का ऑर्डर मानकर मिसाइल को एक्टिव किया जाता है। इधर एथन और उसकी टीम के पास अब लोकेशन होता है और वो लोग वहीं पर जा रहे होते हैं, पर बेंजी उनसे कहता है कि अब कोई फायदा नहीं वहां जाने का क्योंकि मिसाइल लॉन्च की जा चुकी है। जहां सब निराश हो रहे होते हैं कि वो अपने मिशन में फेल हो गए, वहां हमारा हीरो एथन सब में उम्मीद भर रहा होता है, ये कहकर कि मिसाइल भले ही लॉन्च की जा चुकी है पर टारगेट तक पहुंचने में उसे जो वक्त लगेगा उसमें अभी भी मिसाइल को रोका जा सकता है। ये सुनते ही सब में अपने काम के लिए तेजी आ जाती है। वो सब वहां पहुंचकर उस मिसाइल को डिफ्यूज करने का तरीका ढूंढ ही रहे होते हैं कि एथन की नजर कोबाल्ट पर पड़ती है जो कि न्यूक्लियर डिवाइस और लॉन्च कोड्स लेकर भाग रहा होता है। उन कोड्स के बिना उस मिसाइल को नहीं रोका जा सकता था, इसीलिए एथन भी उसके पीछे भागता है। कोबाल्ट एथन से बचते हुए एक कार शोरूम के अंदर चला जाता है। एथन उसका पीछा करते करते जब वहां पर पहुंचता है तो हमें उन दोनों के बीच एक जबरदस्त एक्शन सीन दिखाई देता है। उधर लोकेशन पर विलियम ब्रांडेड पावर स्टार्ट करने की कोशिश में लगा होता है क्योंकि उस जगह के पावर और वायर्स को फिक्स किए बिना मिसाइल को रोकना नामुमकिन है, पर कोबाल्ट का एक आदमी ब्रांडेड से लड़ाई करके उसे रोक करके उसकी मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। और इधर शोरूम में कोबाल्ट हर हाल में ये तबाही मचाना चाहता था और इसके लिए कुछ ही मिनट्स बचे थे, इसीलिए वो कोट्स का बैग लेकर ऊपर से नीचे एक गाड़ी पर छलांग लगा देता है, जिससे कि एथन को ऊपर से नीचे आने में जितना वक्त लगेगा उतने में तो वो मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंचकर उसे पूरी तरह तबाह कर चुकी होगी। पर अपना हीरो भी कहां हार मानने वाला है। वो एक गाड़ी में बैठता है, उसे स्टार्ट करता है और नीचे की ओर जंप करा देता है, जिससे उसे काफी चोट आती है, पर वो जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकलता है और कोड्स को एक्सेस करके उस मिसाइल को डिफ्यूज करने में लग जाता है। पर ब्रांडेड अब तक उस आदमी से ही लड़ रहा है जिसकी वजह से पावर अभी तक ऑन नहीं हुई है। अब मिसाइल के टारगेट को हिट करने में कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं और एथन पावर का ही वेट कर रहा होता है। कॉटर सारे ताव जोड़ रही होती है और जब विलियम ब्रांडेड फाइनली पावर ऑन करता है तो लास्ट सेकेंड्स में जब ऑलमोस्ट वो मिसाइल एक टावर से टकराने ही वाली होती है, एथन वो मिसाइल डिफ्यूज करके उसे पानी में गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि हमेशा की तरह सब हो जाने के बाद आखिर में पुलिस कार शोरूम में पहुंची जाती है। उसमें वही पुलिस अधिकारी होता है जो एथन को ढूंढ रहा होता है, पर वो कोबाल्ट को देखकर सारी सिचुएशन जल्दी ही समझ जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में लूथर ध्यान से एथन की सारी कहानी सुन रहा है और जब सारे एजेंट्स वहां आ जाते हैं तो एथन उनसे कहता है कि मुझे आगे के मिशन में भी तुम सबका साथ चाहिए, जिस पर सब कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वैसे भी दूसरा कोई भी मिशन इस वाले से तो आसान नहीं होगा। आगे के मिशन
कितने आसान होंगे या फिर कितने मुश्किल, ये तो हम इस मूवी के अगले पार्ट में देखेंगे ही। पर फिलहाल इस कहानी के आखिर में एथन की बीवी जूलिया को भी दिखाया जाता है, जो एथन को देखकर काफी खुश लग रही होती है। और इसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया है तो अभी ही कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाइएगा, ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी मनोरंजक कहानी आपके सामने लाएं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।